अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आपको पता है किसी भी बिंदु की निश्चित स्थिति को दर्शाने के लिए हमें दो रेखा चाहिए, जिसमें से एक आपका क्षैतिज रेखा होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। क्षैतिज रेखा को ही हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है इसी को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जब हम लोग दो रेखा इस तरह से खींचते हैं तो ये इसको चार भागों में डिवाइड करती हैं, जिनमें से इस चतुर्थांश को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब एग्जाम में कभी कभी जरूरत पड़ते हैं हमें चिन्ह का, तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस माइनस। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। इसके बाद देखिए याद रखिएगा आप कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी कि ये जो आपके पास y अक्ष है, y अक्ष से जो दूरी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। और x निर्देशांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है, x अक्ष से दूरी वो y निर्देशांक कहलाती है, यानी x अक्ष से जो दूरी जाएंगे हम लोग, इधर की ओर जाएंगे या ऊपर की ओर जाएंगे, तो वो कहलाता है आपका कोटि। यानी x निर्देशांक को ही हम लोग कहते हैं भुज, और y निर्देशांक को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे आपके पास 5 4 दे देगा, इसमें कहेगा भुज का मान कितना है, तो x के मान को हम लोग भुज कहते हैं, तो x का मान कितना हो गया 5, और y के मान को कोटि जाते हैं, तो y का मान कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। इसके बाद याद रखिएगा कि x अक्ष पर y निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x 0 होगा। उसी तरह से y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि y अक्ष पर यदि बिंदु है तो x का मान तो 0 होगा, लेकिन y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक हो जाएगा 0y, और x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक हो जाएगा x 0। ठीक है, इसके बाद चलिए फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। चलिए दूरी सूत्र हम लोग समझते हैं। पहले दूरी सूत्र क्या है आपका, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर करना है और y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर करके दोनों को क्या करना है, जोड़ देना रूट के अंदर में। ठीक है, इसके बाद देखिए मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र। क्या जानते हैं हम लोग, विभाजन सूत्र जानते हैं। देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र है आपके पास। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र में हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ रहता है और दोनों का निर्देशांक दिया हुआ रहता है x1 y1 x2 y2, और इसमें अनुपात दिया हुआ रहता है कि ये इसे 2:3 में विभाजित करती हैं, m1 m2 वो अनुपात कहलाती है, या mn भी आप ले सकते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है आपको, तो जहां पे अनुपात दिया रहेगा, जैसे आपके पास दे देगा 2:3, तो जहां पे अनुपात दिया रहेगा वहां पे आपको क्या लगाना है, विभाजन सूत्र लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दो बिंदु आपको दे दे और पूछे कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है इसका डिस्कशन, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है। तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने में आपको क्या करेगा, 3 बिंदु दे देगा। ठीक है, और कहेगा कि इस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी प्रकार से आपके पास त्रिभुज का शीर्ष दे देगा 3, x1 y1 दे देगा, x2 y2 दे देगा, x3 y3 दे देगा, यानी 3 बिंदु आपके पास दे देगा, कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1
इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। या इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, 123 इसमें याद रख सकते हैं, ये इसमें 231 याद रख सकते हैं, इसमें 312 याद रख सकते हैं। जैसे आपको ट्रिक याद रखना, ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है कि अगर तीनों बिंदु एक रेखीय हो जिसे हम लोग संरेखी कहते हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। जब कहे कि 3 बिंदु दिया हुआ है आपके पास और तीनों बिंदु जो है संरेखी है, तो निश्चित रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो ये था आपका चैप्टर 7। इसके बाद चैप्टर 8 पे हम लोग चलते हैं। चैप्टर 8 में सबसे पहले देखिए, जहां फॉर्मूला यूज होगा उसी फॉर्मूला को हम लोग डील करते हैं। तो पाइथागोरस इसमें प्रमेय यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के 3 अंग होते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे लंब कहते हैं, जिसपे लंब डाला जाता है उसको आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण जो होते हैं सबसे लंबी भुजा होती है। लंब आधार कर्ण में कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। इस चीज को याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को h से दर्शाते हैं, इसीलिए h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब को p से दर्शाते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर h का मान निकालना चाहिएगा तो स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से p का मान निकालना चाहिएगा तो b स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट होगा। उसी तरह b बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, असाइन साइन, साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा, कॉस्केंट को शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक थीटा, सेकेंड को शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा, कोटेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। इसके बाद यहां पे देखिए थीटा के अनुकूल हम लोग लंब आधार कर्ण कैसे चुनते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा होती है, 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री यहाँ पे है ना, देखिए आपका 90 डिग्री यहाँ पे है, इसका जो सम्मुख भुजा होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। याद रखिएगा। सम्मुख भुजा कैसे चुनते हैं? तो जो कोण बन रहा है उससे जो जुड़ा हुआ भुजा उनको छोड़कर सम्मुख कहलाते हैं, यानी इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ के ये है ना, तो ये आपका कहलाएगा कर्ण। इसके बाद देखिए थीटा कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। मान लीजिए कि साइन आपके पास c दे दिया, तो c देने का मतलब थीटा कोण कितना है आपका? c है ना, तो c कोण के अनुसार तो c कोण आपका थीटा हो गया। तो थीटा कोण का जो सम्मुख भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और थीटा कोण के सम्मुख भुजा को लंब, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण, तो जो शेष भुजा बचा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखिए आगे फॉर्मूला है आपके पास पी बी एच और साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ रिलेशन होता है। वो फॉर्मूला क्या है? ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। आपको पता है ना कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये पी बाय एच था, ये एच बाय पी हो जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो ये बी बाय एच था, ये एच बाय बी हो गया। इसका टेन पी बाय बी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या है फॉर्मूला? बी बाय पी है। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है? पाई रेडियन। तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। अब 30 डिग्री बराबर निकालना, तो पाई बटे 180 में 30 से गुना कर दीजिए, तो पाई बटे 180 में 30 से गुना कीजिएगा तो पाई बटे 6 रेडियन हो जाएगा। उसी तरह 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बटे 3 रेडियन। 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बाय 4 रेडियन। 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन? तो देखो ना पाई बटे 180 में 90 से गुना किया ना, तो 90 से 180 कटेगा 2 हो जाएगा, तो पाई बटे 2 रेडियन होगा। इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए कभी भी एग्जाम में यदि त्रिकोणमिति का मान भूल जाइए आप, तो इसको निकालने के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा आप कि 0, 30, 45, 60, 90 ये तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पहला स्टेप देखिएगा। पहले स्टेप में क्या करना, 0 से लेकर 4 तक लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, सब में 4 से भाग दे देना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग देना। देखिए तो नीचे में 4 से भाग दिए है ना।
इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है, सभी पे रूट चढ़ा देना है। सभी पे क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। तो पहले स्टेप में 0 1 2 3 4 लिखे, सब में 4 से भाग दिए और सब में रूट चढ़ा दिए। और रूट चढ़ाने के बाद सॉल्व करके जो आएगा वो रिजल्ट आपका किसका कहलाएगा, साइन थीटा का कहलाएगा। किसका मान कहलाएगा, वो साइन थीटा का कहलाएगा। कैसे सर, तो देखिए 0 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 होगा, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ पे देखिए ये कटेगा तो 2 1 का 2 है, 2 2 4 हो गया। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल है तो 3 पे रूट रह गया। 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1। तो ये जो मान आपके पास आया ये किसका मान है, साइन थीटा का मान है। ठीक है, अब जब साइन थीटा का मान हमारे पास निकल गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90, हम 120 का भी दे दिए, कभी कभी जरूरत 120 का भी पड़ता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब इसी मान को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे। इसी मान को, ये इस तरह से है, इसको इस तरह से पलट दीजिए। तो पलटने के बाद वो किसका मान निकलेगा, कॉस का। तो देखिए ना यहाँ पे 1 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ 120 को नहीं देखना आपको, 120 को एक्स्ट्रा मैंने दे दिया है इसको, ठीक ना। तो देखो, तो 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। तो कॉस में क्या करना है, इसको पलट देना है। और टेन में क्या करना है, साइन बटे कॉस करना। तो साइन बटे कॉस करेंगे तो 0/1 किए 0, 1/2 बटे इतना किए 2 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये कटेगा तो समान समान है, कट के 1 आ गया। फिर यहाँ देखिए 2 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। 1/0 इंफिनिटी होता है, आपको पता है। तो ये साइन कॉस टेन जब निकल गया तो साइन का उल्टा ना हो, सुनिए ना, साइन का उल्टा ना कॉसेक होता है। तो साइन के मान को पलटाते जाएंगे, कॉसेक का मान निकलते जाएगा, कॉस के मान को पलटाते जाएंगे, सेक का मान निकलते जाएगा, टेन के मान को पलटते जाएंगे, किसका मान निकलेगा, कॉट का। तो ये सारा मान आपके पास दिया हुआ, ये था आपका त्रिकोणमिति। चलिए इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग मान सारणी जान गए। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 90 - थीटा वाला। तो साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यानी कि साइन कॉस में ये रिलेशन है कि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह से टेन 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये दोनों जोड़ी है आपका, ये दोनों जोड़ी है। उसी तरह से सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 - थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। चलिए ये जान गए आप लोग। अब इसके बाद देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4/7 है और 4/7 का कहेंगे उल्टा क्या होगा, तो उल्टा होगा 4/7 है तो 4/7 का उल्टा हो जाएगा 7/4। तो हम कहेंगे अगर एक दूसरे संख्या के उल्टा को गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, देखिए तो 7 से 7 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया ना। यानी आपने क्या देखा, एक दूसरे के उल्टा को जब हम लोग गुना करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है ना। उसी प्रकार से देखिए साइन कॉस टेन का भी मान तो इसी तरह संख्या के रूप में आता है ना, तो उसका भी उल्टा को हम लोग गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बताइए, कॉसेक थीटा होता है ना। तो साइन का उल्टा कॉसेक है और एक दूसरे का उल्टा गुना करने पर 1 आता है, तो इसीलिए यहाँ भी गुना करने के बाद कितना आया, 1 आया। तो इस तरह से यहाँ से साइन थीटा निकाले, कॉसेक थीटा को इधर भेजे तो 1/cosec थीटा हो गया। उसी तरह से यहाँ से कॉसेक थीटा निकाले तो 1 था, साइन थीटा के इधर भेजेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा, और यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो गुना करने के बाद कितना होगा, 1। तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो कॉट इधर जाएगा तो 1/cot हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा निकालेंगे तो टेन इधर जाएगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो चलिए ये फॉर्मूला आपको पता है। इसके बाद देखिए भागफल संबंध में, यानी कि टेन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखिएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, ये साइन बाय कॉस था तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। अब स्क्वायर वाला समझिए। तो ये 3 मेन फॉर्मूला है आपके पास, ये तीनों आपको याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से हमको ये समझना है, ध्यान दीजिएगा कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस में, उधर गया किस में हो गया, माइनस में। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया ना। इसी तरह से यहाँ पे देखिए
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस में हो गया। उसी तरह से 1 रहने दिया, 10 को इधर भेजे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका तो यूज भी आप लोग किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से यहां देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को रहने दिए, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी दिया है, सुपर हेक्सागोन, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, उससे आपका त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला अपने से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद ऊंचाई और दूरी है। ऊंचाई और दूरी से तो आपको फॉर्मूला इसमें कुछ सीखना नहीं है, बस याद रखना है कि जब वस्तु ऊपर हो, मतलब जब व्यक्ति नीचे हो, ठीक है, और वस्तु कहां ऊपर हो, तब जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। और जब व्यक्ति ही ऊपर हो, मान लो व्यक्ति यहां है और यहां पे कार को वो देख रहा है, तो जब वस्तु नीचे हो तब यहां पे अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण यहां बनता है और उन्नयन कोण यहां बनता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब चैप्टर 9, तो 9 में तो कुछ ऑब्जेक्टिव है नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 10 पे। 10 में तो हमें लगता है कि फॉर्मूला को ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बातें उनको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 में हमें सीखना क्या है, बस 2 प्रमेय के बारे में जानना है आपको, बस 2 प्रमेय के बारे में जानना है। एक कि स्पर्श रेखा वृत्त को जहां पे स्पर्श करते हैं उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, और यहां से जो जाने वाली त्रिज्या होती है इस पे क्या होती है, लंब होती है। इस चीज को याद रखिएगा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। ये तो आप थ्योरम जानते ही हैं। दूसरी बात, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 ना, और ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा 2 खींचा जाता है, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि PA और PB आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर 11 में, तो आपका रचना है, रचना में तो फॉर्मूला होती नहीं है। चैप्टर 12 पे चलते हैं। चैप्टर 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सब है आपके पास फॉर्मूला, उसको याद रखिएगा। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, तो पहले आपको बता चुके हैं। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू डी, देखो ना यहाँ पे परिधि बटे व्यास है। अब हमें परिधि निकालना, तो व्यास इधर भाग में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, गुना में ना, तो पाई इंटू व्यास हो गया, और व्यास को डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर 2r होता है, इसीलिए वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या हो गया आपका, 2πr हो गया। अब देखो जब वृत्त की परिधि 2πr निकला तो वृत्त की परिधि तो ये टोटल होता है ना। अब यहां पे है अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि देखो कैसे निकलेगा, ये टोटल है 2πr, ध्यान से समझना, यहां पे बच्चा गलती करता है, ये टोटल है आपका 2πr, ठीक। अब बताओ इसका यदि आधा करेंगे तो आधा इतना सा लंबाई ना निकलेगा, अर्धवृत्त नहीं बनाइए, ध्यान से देखिएगा, ये आधा अगर कहें तो आधा कितना होगा, πr होगा ना, इसमें 2 से भाग दे 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, πr। तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई के लिए हम लोगों के पास क्या मिल गया, πr मिल गया। लेकिन अर्धवृत्त जब भी होती है, देखो ना, अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, तो अर्धवृत्त जब भी होती है, जब तक इसमें व्यास जुड़ेगा नहीं तब तक अर्धवृत्त कहलाएगा नहीं। तो जैसे इसको जोड़ दिए, अब देखिए ये अर्धवृत्त बन गया ना, तो इतना सा लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है, πr है, और साथ में आपका जो है व्यास भी जुड़ गया, तो व्यास के लिए हम लोग डी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब हो गया πr प्लस डी, और डी को हम लोग क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं, तो πr प्लस 2r हो गया, ठीक है। अब इससे r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, पाई प्लस 2। तो इसीलिए याद रखिएगा अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2, या फिर πr प्लस 2r, या फिर πr प्लस डी होता है। इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आती है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता है, πr स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ πr स्क्वायर होता है, इसमें सिर्फ 2 से भाग दे देना है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है कि बड़े वाला जो वलय है आपका उसका क्षेत्रफल, ठीक है, में छोटे वाले का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे, देखो ना, बड़ा वाला है बाहरी एरिया और छोटा वाला इतना सा, जब इतना सा आप घटा दीजिएगा, सोचिए जरा सा, तो यही ना बाहरी भाग बचेगा आपके पास, ये वाला राउंड बचेगा। तो इसलिए याद रखिएगा वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो अब देखो यहाँ से पाई कॉमन लिए तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया,
ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे गलती कुछ हो गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ आपका चैप्टर 12 में। अब 12 में कुछ और फॉर्मूला है आपके पास, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर 12 में क्या क्या फॉर्मूला है, तो आपके पास आता है वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं तो आपको पता ही है कि वृत्त का त्रिज्यखंड कैसे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड बनती है वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप से मिलकर। ये वाला जो एरिया बना यही आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड ये हो गया। अब ये देखो, ये त्रिज्या कहलाती है और ये कहलाती है चाप। ठीक, अगर कहेगा कि संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई यहां से यहां तक हुआ। कहेगा त्रिज्यखंड की लंबाई, तो त्रिज्यखंड की लंबाई यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो ये पूरा एरिया हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें त्रिज्यखंड दो टाइप का बना है, एक छोटा वाला इधर बन गया और एक बड़ा वाला ऊपर में बना आपका। देखो ना, दो त्रिज्या और संगत चाप इधर से हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला देखिए क्या है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर लंबाई है और इसमें परिधि वाला फॉर्मूला लगेगा, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सोचिए ना, आप ही सोचिए, यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये ऊपर वाला क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। जब छोटका घटाइएगा तो बड़ा वाला मिलेगा ना आपको। तो इसलिए याद रखिएगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करना है, आपको घटाना है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, वृत्त का वृत्तखंड, वृत्तखंड से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो वृत्तखंड कैसे बनती है, याद रखिएगा। त्रिज्यखंड कैसे बना, याद रहा, यहाँ पे वृत्त की दो त्रिज्या और संगत चाप से मिलकर त्रिज्यखंड बना। और वृत्तखंड कैसे बनता है, देखिए, वृत्त का एक जीवा, ये कहलाता है जीवा, यहां से यहां तक जो खींचा हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं जीवा। तो वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से मिलकर जो आपका क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ जो रंगा हुआ है आपका वृत्तखंड है। ठीक है, तो जब नीचे में आपका छोटा वाला चाप लिया तो लघु वृत्तखंड हो गया और बड़ा वाला चाप लेंगे तो क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि इसमें कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कि संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, देखो यहाँ पे त्रिज्यखंड कैसे करते हैं, ध्यान दो जरा सा, ये फॉर्मूला आपका ध्यान दीजिएगा सर। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी इससे रिलेटेड त्रिज्यखंड देखो तो आपके पास क्या है, ये वाला त्रिज्यखंड बनेगा ना, वृत्त की यहाँ पे देखो दो त्रिज्या हो गया और यहां से यहां तक मिला देंगे तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया ना, पूरा पूरा ये त्रिज्यखंड बना ना। इस त्रिज्यखंड में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो इतना सा त्रिभुज जो एक्स्ट्रा बन गया था, इसके क्षेत्रफल को हम घटा दें तो बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा ना। वही मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, यहाँ पे देखो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला भी पढ़े, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वही पहले क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का यानी इतना सा एरिया, इतना सा नीचे वाला जो एरिया है, इतना सा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अब थीटा में याद रखिएगा 120 डिग्री तक का भी जरूरत पड़ता है तो 120 डिग्री का भी आप याद रखिएगा। अब दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाले वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे तो दीर्घ वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करना, आपको घटा देना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। चलो अब इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट आपके पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो चतुर्थांश में याद रखिएगा, जब भी चतुर्थांश बनती है तो उसका जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जहां पे थीटा उसके लिए आप 90 रखिएगा तो ये कट जाएगा तो 1/4 नहीं हो जाएगा। इसलिए याद रखना चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। या फिर ऐसे सोचो ना यार कि यहाँ पे पूरा वृत्त है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश बना तो 4 भागों में डिवाइड हुआ ना, तो इसमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। तो वही तो फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये था चैप्टर 12। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 13 की ओर। चैप्टर कहां चलते हैं, 13 की ओर चलते हैं। चलिए चैप्टर 13 क्या है आपका, जिसको हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं,
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए इसका फॉर्मूला चलते देखते चलिए। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए इकाई। √2 इंटू ए क्या होता है फॉर्मूला? √2 इंटू ए मतलब भुजा होती है, ठीक है। इसके बाद घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। अच्छा, जब क्षेत्रफल निकाले तो इसमें वर्ग इकाई जरूर लगाना। आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरत है आपके लिए कि जब भी क्षेत्रफल किसी का निकालते हैं ना, उसके साथ स्क्वायर आपको देना। इस चीज को याद रखिएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। और जब आयतन निकालिएगा तो उसमें क्या देना? आपको क्यूब देना। अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब देंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे घन इकाई हम लिखे हैं, ठीक। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a³ होता है। इसी तरह से देखिए आगे, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √L² प्लस b² प्लस h²। तो L² मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू B इंटू H होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेलन से रिलेटेड। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh, ठीक। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h, ठीक। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। अब चलिए शंकु पे चलते हैं। शंकु में पता है ना, ये ऊंचाई कहलाता है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr इंटू l प्लस r, ठीक है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, L बराबर होता है √h² प्लस r², ठीक है। इसके बाद गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या होता है? 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4πr²। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³ होता है। चलिए अब बात आती है अर्धगोला पे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। और गोले का अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3πr³ होता है। तो ये था आपका मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड किया गया है, जो 9th में नहीं है, वो है आपका शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक के भी बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सवाल जब आए तो आपसे छूटे नहीं। तो शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? π इंटू r1 प्लस r2 इंटू l, या फिर πl इंटू r1 प्लस r2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है πl इंटू r1 प्लस r2 प्लस πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, शंकु के छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/3πh इंटू ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ये फॉर्मूला होता है। देखते चलिए फॉर्मूला, आप याद किए हैं तो आपको रिवीजन करना है इसका, ठीक है। चलो, तुम्हें तो पता है ना कि r1 r2 क्या था? आधार की त्रिज्याएं थी। h क्या था? ऊंचाई थी, ठीक है। देखो ना, r1 था नीचे वाला, और ऊपर वाला जो छोटा त्रिज्या था उसको r2 से डिनोट किए थे। और l क्या था? तिर्यक ऊंचाई था। और शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा, टिक लगाइएगा। अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसके बदले में आप दूसरा सवाल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे, कुछ फॉर्मूला जो जरूरत पड़ता है ऑब्जेक्टिव में, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा आपको। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। और s परिमाप कहलाती है। s निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए आगे, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, या फिर अगर विकर्ण दिया हो तब फॉर्मूला होता है हाफ विकर्ण का स्क्वायर, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा।
वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है। मान लो कि भुजा अगर 16 दिया हुआ है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 16 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भुजा 16 है तो विकर्ण 16 √2 होगा। ठीक है, चलो आगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। चलिए आगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी उसके आधार और ऊंचाई को गुना कर दीजिएगा तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। इसके बाद सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक ना, ये आपका फॉर्मूला था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला था जो मैंने बता दिया, जिसमें से आपको जो ज्यादातर जरूरत पड़ेगा ये पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और एक पड़ेगा वर्ग से रिलेटेड, वर्ग का विकर्ण से रिलेटेड। ये टाइप का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आती है। चलिए ये था चैप्टर 13 आपका। अब बात आती है चैप्टर हम लोग चलेंगे 14 पर। 14 में देखिए फॉर्मूला क्या याद रखना आपको, पहला फॉर्मूला है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला तो ऐसे जनरली वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं सांख्यिकी चैप्टर का। उसमें हम 9th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, उसके लिए मैंने बता दिया है सांख्यिकी में। यहां जो मैं बताऊंगा क्लास 10 का फॉर्मूला बताऊंगा। तो देखो पहला फॉर्मूला, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x बटे n, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये आपका था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। अच्छा एक चीज और याद रख लीजिए हमेशा के लिए कि माध्य को ही हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं। कहीं पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि माध्य और समांतर माध्य में क्या अंतर है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, प्लस होगा बीच में, ठीक है, प्लस निम्न सीमा बटे 2, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। जैसे कि मान लीजिए कि 10 से 20 दिया हुआ है, इसका क्या वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद माध्य निकालने के लिए बहुत सारा विधि है, जिसमें से प्रत्यक्ष विधि के लिए पहले जान लीजिए। प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, जिससे आप निकालते हैं आराम से। कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। ठीक है, पग विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, इसके बाद देखिए माध्यिका। अच्छा माध्यक को ही हम लोग माध्यिका भी कहते हैं, तो अगर एग्जाम में माध्यिका है तो वो माध्यक है आपका, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो अब देखो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यिका निकालते हैं उसके लिए हम सिखा देते हैं। तो यहां भी याद रखिएगा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, सभी प्रेक्षण को जोड़ के प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे देना है। और माध्यक निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 3 काम करते हैं माध्यक निकालने में। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं आंकड़ा को, आरोही अवरोही में। इसके बाद हम लोग चुनते हैं n का मान, किसका मान चुनते हैं, n का मान, और n का मान देखते हैं कि सम है या विषम है। और यदि n का मान विषम रहेगा, n का मान क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो उस कंडीशन में माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, n प्लस 1/2 चर मान ले लेते हैं। यानी कि जो भी n का मान था, मान लीजिए कि n का मान 7 था, तो 7 में 1 जोड़ दिए 8, 8/2 किए तो 4, 4वां चर मान चुन लेंगे। आरोही क्रम में जो सजा होगा 4वां चर मान चुन लेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ये आपके एग्जाम में जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखिए n का मान अगर सम रहेगा तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, n/2 पद लेना है। पहले तो आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, n का मान चुन लीजिएगा, n/2 पद लेना है, और उसके बाद फिर एक अगला पद लेना है। उन दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करना है, भाग देना, तो वही आपका माध्य कहलाता है। सॉरी माध्य यानी कि दोनों, मान लीजिए कि काउंटिंग करने के बाद एक आया 7 और इसके बाद जस्ट अगला था आपके पास 8 था, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वो क्या निकलेगा, आपका माध्यक निकलेगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये था आपका माध्यक जो अवर्गीकृत आंकड़ों का था। अब हम लोग माध्यक सीखते हैं जो 10th क्लास में बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में, वो है आपके पास यहाँ पे देखिए, जिसमें कि वर्ग अंतराल और बारंबारता देता है, उसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। और बाकी L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, N क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता है,
H क्या है, वर्ग माप है, ठीक है। चलिए अगला देखिए बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों में क्या करते हैं, जो अधिक बार संख्या आती है, मान लीजिए कि 2 3 5 2 आया, इसका बहुलक कितना होगा, जो अधिक बार आता है, अधिक बार कौन आया, 2 आया है, तो 2 बहुलक कहलाएगा। लेकिन जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे तब बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H क्या है, वर्ग अंतराल की माप है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 क्या है, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है, F2 क्या है, उसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है माध्य माध्यक बहुलक में से 2 मान दे देगा, तीसरा मान निकालने बोल देगा। तो माध्य माध्यक बहुलक में कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को याद रखिएगा। तो क्या रिलेशन है, तो 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, याद रहा, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। आपको पता है ना, बहुलक को एम से, माध्य को एक्स पे रेकरिंग से और माध्यक को एम से डिनोट करता है। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। चलिए ठीक है, बाकी संचयी बारंबारता है आपके पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र जो हम लोग खींचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलो आगे देखो, ये था आपका सांख्यिकी चैप्टर। अब हम लोग सीखते हैं प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में सीखते हैं, प्रायिकता के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता के बारे में सबसे पहला फॉर्मूला जान लीजिए प्रायिकता का, कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं। एक ही फॉर्मूला इसमें है, इसका भी वीडियो हम बना के डाल चुके हैं पूरा डिटेल से, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो घटना के अनुकूल परिणाम ऊपर लिखते हैं और कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिखते हैं। घटना के अनुकूल परिणाम को ऊपर और कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिखते हैं। इसके बाद असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होते हैं। जो घटना घटित हो ही नहीं सकती उसको असंभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है 0 से 1 तक होती है, यानी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा। यानी प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का सबसे छोटा मान कितना होगा, 0 होगा। प्रायिकता का सबसे बड़ा मान कितना होगा, 1 होगा। और प्रायिकता का मान इसी के बीच में रहती है, ना ही 1 से ज्यादा होता है और ना ही 0 से कम होता है। तो यही चीज यहाँ पे दर्शाया गया है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्या करना चाह रहा है, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। चलिए अब आगे एक चीज और याद रखिएगा कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। पूरा घटना के लिए एक फॉर्मूला है, PE प्लस PE नॉट बराबर 1 होता है। अब यहां से PE निकालना चाहे तो PE नॉट को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस PE नॉट हो जाएगा। अगर PE नॉट निकालना चाहे तो PE को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस PE हो जाएगा। तो ये था आपका प्रायिकता का फॉर्मूला। इससे रिलेटेड और जानकारी हम लोग जान लेते हैं, ताश से रिलेटेड, ताश भी जानना जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे देखिए, ताश में सबसे पहले जान लीजिए कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्ते को 4 समूहों में बांटा जाता है। पहला पान या लाल पान इसको कहा जाता है, इसके 13 पत्ते होते हैं। ईट या ठीकरी कहा जाता है, इसका भी 13 पत्ता होता है। हुकुम या कालापन, कालापन को हुकुम का पत्ता भी कहते हैं, इसका भी 13 पत्ता होता है। और चिड़िया या चिड़िया जिसको हम लोग कलब का पत्ता कहते हैं, इसमें भी 13 होते थे, जिसमें से लाल पान लाल रंग का होता है और ठीकरी भी जो है लाल रंग का, यानी ये दोनों जो है लाल रंग का रहता है और बाकी ये दोनों कैसा रंग का होता है, काला रंग का होता है। तो सिर्फ लाल रंग का पत्ता टोटल कितना हो गया, 13 13 26, और सिर्फ काला रंग का पत्ता कितना हो गया, 13 13 26 हो गया। अब प्रत्येक समूह में पत्ता क्या क्या रहता है वो जान लीजिए। एक इक्का रहता है, एक इसके बाद बादशाह रहता है, इसका बेगम रहता है और गुलाम रहता है। इसमें से देखिए इन तीनों पत्ते पे ना फेज बना हुआ रहता है, यानी तस्वीर बना हुआ रहता है, तो ये कहलाता है तस्वीर वाला पत्ता। तो एक ग्रुप में 3 तस्वीर वाला पत्ता, तो इस तरह ग्रुप कितना आपके पास 4 है ना,
तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता याद रखिएगा, इसमें 3 पत्ता तस्वीर वाला, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 चौक कितना हो गया 12, ठीक ना, 12 तस्वीर वाला पत्ता हो गया। और इक्का भी सभी में एक एक रहता है, तो इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, तो टोटल इक्कों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, याद रखिएगा। तो तस्वीर में कुल ताश में कुल तस्वीर वाला कितने पत्ते होते हैं 12 पत्ते होते हैं, और इक्कों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, एक सिक्के को जब हम लोग एक बार उछालते हैं ना, तो उसमें टोटल परिणाम कितना हो सकता है 2 हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है। तो एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा 2 होगा। 2 सिक्के को एक बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना होगा 4 होगा। और 3 सिक्के को यदि एक साथ एक बार उछालिएगा तो टोटल परिणाम कितना होगा 8 होगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक पासे को यदि एक बार उछालिएगा तो कुल परिणाम कितना होगा 6 होगा, लेकिन 2 पासे को जब एक साथ उछालिएगा तो टोटल परिणाम कितना होगा 26 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल फॉर्मूला का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आपके एग्जाम के लिए तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी मेहनत कीजिए और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दीजिए। मेरा प्यार आप लोगों के साथ है, ललन सर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। और आप क्लासरूम में जाकर के एकदम रिलैक्स हो जाइएगा और आराम से एग्जाम दीजिए। आप लोगों का निश्चित रूप से 90% प्लस मार्क्स आएगा रिजल्ट, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ललन सर हमेशा आप लोगों के साथ है, सभी शिक्षक आप लोगों के साथ है, मम्मी पापा का प्यार भी आप लोगों के साथ है। चलिए, तो आप इनको फिर से आप एक बार रिवीजन जब कर लेते हैं तो आप स्पीड इसका बढ़ा के, यानी कि 1.5 के स्पीड में भी आप देख सकते हैं, इसके स्पीड को बढ़ा के फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप एग्जाम दीजिए, रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए आप लोग, ठीक है। हम मिलते हैं आप लोगों से फिर, आपका जब एग्जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।